हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का और 9th का और जो कॉमन फैक्टर हैं, टॉपिक हैं जनरल साइंस में भी गति, वो लेकर आई हैं। मोशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन कहा जाता है, और मोशन ग्रीक भाषा में है, इसको हम इंग्लिश में मूवमेंट भी कह सकते हैं, मूवमेंट। तो चलिए, यह जनरल साइंस वालों के लिए जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और 9th क्लास के लिए तो है ही। गति होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। गति का मतलब होता है प्यारे बच्चों परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हम यूं मानते हैं। और परिवर्तन क्या होता है? किसी के सापेक्ष होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहां पर आपका कोई मकान है और यह मकान एक स्थिर होता है। यानी क्या है? आपका मकान है वो क्या है? स्थिर रहता है। तो यानी गति, किसी वस्तु कोई गति कर रही है या नहीं कर रही है, यह देखा जाता है, यानी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। तो यह ध्यान रखना। यहां पर मान लीजिए आप खड़े हैं, और अब आप जैसे ही मूवमेंट करना प्रारंभ करते हैं, यानी चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा घर पीछे छूट गया है या मैं घर के पास में आ गया हूं, तो इसे कहा जाता है गति कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई यानी रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, और यहां पर हम कह सकते हैं हमारी ट्रेन जो होती है प्यारे बच्चों, पहले यहां पर खड़ी रहती है। जैसे ही हम कहते हैं कि हमारी ट्रेन ने गति यानी गति करना प्रारंभ कर लिया। कैसे कर लिया आप देखते हो, यानी जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, आप खिड़की में से देखते हो कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो तो पीछे रह गया। इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हो रहा है गति हो रही है। तो गति में एक चीज की जरूरत होती है, वो ध्यान रखना। एक शब्द आता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र एक बिंदु होता है प्यारे बच्चों, वो बिंदु होता है स्थिर बिंदु होता है। क्या होता है? स्थिर बिंदु होता है। तो यहां पर जैसे स्थिर बिंदु आप कह सकते हो रेलवे स्टेशन हो गया, हमारा मकान हो गया, या हमारा विद्यालय हो गया। जैसे ही विद्यालय की छुट्टी होती है, आप जब वहां से रवाना होते हैं तो देखते हैं पीछे विद्यालय पीछे रह गया। चलो रह गया तो रह गया, कल आके इसको वापस संभाल लेंगे, आके अध्ययन करेंगे। तो आप देखते हैं कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, तो हम कह रहे हैं गति होती है। बताइए गति में किसकी आवश्यकता होती है? एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे यहां पर एकदम आसान शब्दों में, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति कहलाती है। किसमें परिवर्तन होगा? यानी किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन करती है कोई वस्तु समय के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। चलिए हम इस गति की परिभाषा लिखते हैं, या हम कहें डेफिनेशन लिखते हैं। तो गति में यह ध्यान रखना, एक निर्देश तंत्र आता है, उस शब्द का यूज होता है। और निर्देश तंत्र आपने मान लिया क्या होता है, तो गति किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे किसी वस्तु में, किसी वस्तु में निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ जो स्थिति में, जो स्थिति में, स्थिति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहां पर कई बार जनरल साइंस में यह प्रश्न पूछा जाता है, गति में किसकी आवश्यकता होती है? एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। एक निर्देश तंत्र का एक बिंदु होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है गति के लिए। जब तक हमारे पास में कोई निर्देश बिंदु नहीं है, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए, यहां हमने देखा किसी वस्तु में निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अब हम कह सकते हैं गति है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो चलिए हम इसके इनको समझने का प्रयास करते हैं। गति है वो क्या है? तो गति हम कह सकते हैं, एक तो हम कह सकते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति, और हम कह सकते हैं दूसरा द्विविमीय गति, द्विविमीय गति,
और तीसरा हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एक विमीय गति, द्विविमीय गति, और तीसरी हमारे पास में आती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। हमारे पास में हमने कभी देखा होगा, हमारे सर जब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, लेकिन हम निकम्मे थे, अच्छे से पढ़ते नहीं थे। अब हम हैं जो यहाँ पे मोबाइल में अपनी आंखें जमाए हुए हैं कि कुछ सीखेंगे, तो चलिए हम अब भी, जो आपने समय खराब किया नहीं किया है, तो चलिए अब हम आसानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। निर्देश तंत्र प्यारे बच्चों आपने देखा है 3 होता है। एक आपका निर्देश तंत्र अक्ष होता है, एक निर्देश तंत्र आपका वाई होता है, और एक निर्देश तंत्र आपका जेड होता है। ये 3 निर्देश तंत्र कार्तीय पद्धति में यूज किए जाते हैं, अक्ष, वाई और जेड। जब कोई वस्तु एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति करे, यानी किसी में भी कर सकती है, सीधी जाए या ऊपर जाए या इधर जाए, यानी एक सीधी सरल रेखा में यदि गति करती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये पेन है, मैं इसको ऊपर एकदम सीधी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, तो ये एक विमीय गति होगी। तो इसका मतलब होगा जब कोई वस्तु एक ही निर्देश तंत्र के सापेक्ष सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वो एक विमीय गति है। अर्थात इसमें एक शब्द आता है, ध्यान रखना, सीधी सरल रेखा। क्या आता है? सीधी सरल रेखा में गति। सीधी सरल रेखा में गति आता है। अब हम कहेंगे बताओ सीधी सरल रेखा में गति का उदाहरण क्या आपने देखा है? बिल्कुल हम कह सकते हैं सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी जो चलती है उसकी गति किसका उदाहरण है? एक विमीय गति का उदाहरण है। और हम कहें सीधी सड़क पर किसी वाहन या मानव की गति भी हम कह सकते हैं। यदि एकदम सड़क सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी सड़क पर यदि कोई वाहन गति करता है या कोई मनुष्य गति करता है या पशु दौड़ता है या पशु के पीछे हम दौड़ते हैं उसको भगाने के लिए, तो वो तमाम गति कौन सी आ जाती है? एक विमीय गति आ जाती है। द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अक्ष यानी और वाई दिशा में गति करती है, यानी दो निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति करती है, या तो अक्ष में गति करे या वाई, अक्ष और वाई में करे या अक्ष और जेड में करे, तो वह द्विविमीय गति कहलाती है। आप कभी यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से आपके घर के अंदर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कोना बना हुआ होता है, एक कीड़ी आती है, इस प्रकार से जाती है और यहाँ से मुड़ जाती है, तो यह आपकी गति कौन सी हो गई? द्विविमीय गति हो गई। बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति सीधा चल के ऐसे मुड़ जाए तो इसका मतलब कौन सी गति हो गई? द्विविमीय गति हो गई। अब आप खुद बताइए, आप नाचते नाचते जब मुड़ने लग जाते हैं तो कौन सी गति हो जाती है? आप खुद बताना। तो चलिए हम कह सकते हैं, यहां पर मान लीजिए क्रिकेट का खिलाड़ी है और मैदान में गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वो कौन सी गति करता है? द्विविमीय गति करता है। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी प्यारे बच्चों दौड़ता है तो वो कौन सी गति करता है? आपने देखा है कि वो जैसे सीधा चलता है, फिर बॉल को ऐसे लेगा, फिर ऐसे लेगा, फिर ऐसे लेगा, फिर ऐसे लेगा, यानी वो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन है वो दो दिशाओं में चलने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो ऊपर भी उछल जाए साथ में, यह सिर्फ मुड़ने का ही प्रयास करता है, तो द्विविमीय गति कहलाती है। यानी ये बहुत कम बार कंपटीशन में प्रश्न आया हुआ है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी खेल के मैदान में कौन सी गति दर्शाता है? तो द्विविमीय गति दर्शाता है। यानी ऐसी गति जो दो निर्देश यानी निर्देश तंत्र के यानी दो अक्षों के सापेक्ष होती है, वो गति कहलाती है द्विविमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है जब कोई वस्तु यानी तीनों विमाओं में गति करती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी गति करती है, तो हम कह सकते हैं यानी जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं उनकी गति इसी प्रकार की गति होती है। यानी कोई वस्तु तीनों विमाओं में गति करती है, दाएं बाएं और ऊपर भी गति कर सकती है, तो ऐसी गति कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। तो यह आपने समझा होगा। एक विमीय गति में वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, द्विविमीय गति में वस्तु क्या करती है? सीधी सरल रेखा में गति करती है, लेकिन उसके यानी हम कहें जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करे उसके बाद अचानक मुड़ जाए तो वो कौन सी गति होगी? द्विविमीय गति होगी। यानी दो अक्षों के सापेक्ष जब कोई गति करती है वस्तु तो वो कहलाती है द्विविमीय गति। त्रिविमीय का मतलब होता है, हम कहेंगे कि यानी त्रिविमीय जो होते हैं तीन अक्षों के सापेक्ष यदि कोई वस्तु गति करती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, वो त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे पक्षी वायु हम पक्षी होता है वो उड़ता है तो वो कौन सी गति बढ़ता है? त्रिविमीय गति यह बढ़ता है। तो यह आपने समझ लिया होगा कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या है।
बताइए सीधी सरल रेखा में गति कौन सी गति होगी? एक विमीय गति। द्विविमीय गति कौन सी होती है? दो विमाओं में गति होती है। देखिए नाम ही बता रहा है दो विमा में गति होती है। तो आपको कहे एक व्यक्ति सीधा चल रहा है, पता नहीं उसके क्या गति, वो कह रहा है नहीं मैं तो इधर जाऊंगा, तो बताओ कौन सी गति हो गई? ये द्विविमीय गति हो गई। तो त्रिविमीय गति के अंदर कंपटीशन में यही पूछा जाता है, पक्षी जो उड़ान भरता है, तो बताओ कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति होती है। तो चलिए यहां आपने एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में समझ लिया, कौन सी गति किस प्रकार की है। नेक्स्ट यदि हम गति के बारे में देखें तो चलिए हम इसके बारे में कुछ क्लू शब्द आते हैं। इन गति में आज हम सीखेंगे एक तो चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, एक तो चाल के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे वेग क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे त्वरण क्या होता है। क्या है कि त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चाल, वेग और त्वरण ये क्या होते हैं? हर बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके ग्राफ दे दिए जाते हैं और ग्राफ के आधार पे संबंध भी बताए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं चाल। इसको इंग्लिश में स्पीड भी कहा जाता है। यानी एक आप और ध्यान रखना, ओडोमीटर। ओडोमीटर यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है प्यारे बच्चों। ओडोमीटर किसको दर्शाता है? ओडोमीटर दूरी को नापता है, दूरी को मापता है। क्या करता है? ये दूरी को मापता है। ओडोमीटर हमारे जो वाहनों में लगा हुआ जो मीटर मशीन होती है वो क्या होती है? ओडोमीटर होती है। आपने कितनी दूरी तय की, किसको मापता है? दूरी को मापता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओडोमीटर किसको मापता है? दूरी को मापता है। अब हम यहां पे कह सकते हैं दो शब्द हम समझने का प्रयास करते हैं पहले, फिर आगे समझेंगे। एक तो होती है दूरी, इसको कहते हैं डिस्टेंस। एक हम कह सकते हैं विस्थापन। विस्थापन चलिए इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है। यानी ये रासायनिक का विस्थापन नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया। यहां चीज समझने का प्रयास करते हैं, अभी आप खुद समझ लेना। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है कि एक वर्गाकार खेत है, एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां पे चला जाता है, यहां पहुंच जाता है। अब अगला कहता है कि बताओ इसने दूरी कितनी की। तो दूरी होती है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी इसने कुल कितना रास्ता तय किया वो कहलाती है, इसकी दूरी कहलाती है। अब हमें कहे ये तो दूरी आ गई। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है यहां से वस्तु चलना प्रारंभ हुई और यहां पे आके रुक गई, तो ये ए बिंदु हुआ, ये बी बिंदु हुआ। यानी ये प्रारंभिक स्थान हुआ और ये अंतिम स्थान हुआ। तो इनके बीच के मध्य का जो यानी बीच प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो ही क्या कहलाती है? उसका विस्थापन कहलाती है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। दूरी तो होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक वर्गाकार पथ है और यहां से कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, यहां पे रुक जाएगा। आप कहोगे सर थकेगा क्या? यह बिल्कुल नहीं थकेगा, उसे पता है कुछ एक समय बाद मेरे कंपटीशन के एग्जाम है, तो ये काहे को थकेगा? ये तो बेचारा यहां से चलता चलता सीधा यहां पहुंच जाएगा। ये फालतू में हमारी तरह माथा फोड़ी तो करेगा नहीं। कोचिंग जाते हैं, रास्ते में धड़ी पे बैठ के चाय पीते हैं, वापस घर आ जाते हैं, सोचेंगे अब की बार एग्जाम आएंगे उसमें फाइट करेंगे। अब तो इसमें दिन कम बचे हैं। ध्यान रखना तैयारी करने वालों के लिए दिन कभी जो है बचे हुए नहीं रहते हैं। हो सकता है आप 5 दिन भी तैयारी करो, भगवान का सहयोग लिखा हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ध्यान रखें न्यू कंसेप्ट क्लासेस से लगातार जुड़े रहें और आप इसी प्रकार के जो कंसेप्ट है वो समझते रहें। पता नहीं कब हमारे भाग्य का घड़ा है वो फूट जाए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यह हमारे पास में इस प्रकार से है। तो आप मुझे बताओ इस व्यक्ति ने दूरी कितनी तय की? तो कहेंगे सर इसने मार्ग की पथ की कुल लंबाई तो 2 पाई आर होती है, क्योंकि वर्त की परिधि ही 2 पाई आर है, तो इसकी दूरी भी 2 पाई आर होगी। अब मुझे कहे विस्थापन बताओ इसका, तो बताओ विस्थापन क्या होगा? ये व्यक्ति यहीं आ गया और अपना यहीं पे आके विश्राम कर लिया, तो इसका हम कहें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? 0 है। तो विस्थापन यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। यही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है। एक व्यक्ति वर्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है।
वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, कहेंगे किसकी तरह, आपकी तरह गति कर रहा है, तो यह वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है। बताओ विस्थापन का मान कितना होगा, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होती है, उसमें लिखा हुआ होता है 6 4 8 0। तो ध्यान रखना, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, यहां से चला यहीं पहुंच गया, तो इसने क्या किया, विस्थापन इसका 0 हो गया। चलिए यह कंसेप्ट आपने समझा, और एक कंसेप्ट हम समझने का प्रयास करते हैं, आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास में यह कोई गेंद है, यानी यह मेरे पास में क्या है, कोई बॉल्स है यानी गेंद है, इसको मैं उछाल रहा हूं हवा में, और वापस इसको देखिए यहीं पे पकड़ रहा हूं, ये उछली और यहीं आ गई, ये हाथ हिल रहा है लेकिन यहां पे क्या होगा, ये आ गई। बताओ विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन इसका 0 हुआ, क्योंकि जहां थी वहीं वापस आ गई, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, 0। बीच न्यूनतम दूरी 0 है, लेकिन दूरी का मान 0 नहीं होगा, दूरी का मान होगा, पहले बेचारी ऊपर गई वापस नीचे आई, तो इसका मान ऊपर गया तो h, नीचे आया तो h, यानी 2h हो गया। यही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है। चलिए हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु यहां से उछाली जाती है, वापस यहीं पे आ जाती है। कहां आ जाती है, यानी यहां से एक व्यक्ति अपने हाथ से एक बॉल को उछाल रहा है, यानी ए से उछाल रहा है, और वापस ये बॉल क्या कर रही है, उसके हाथ में वापस यहीं पे आ जाती है। तो बताओ इसका विस्थापन कितना हुआ, इसका विस्थापन आप बताएंगे कितना हुआ, विस्थापन हुआ 0। इसका मतलब आपने ये समझ लिया है विस्थापन क्या होता है। दूरी कितनी हुई प्यारे बच्चों, ये बेचारा पहले यहां पे गया h, और यह वापस यहां पे आया h, तो h प्लस h बराबर क्या हुआ, 2h हो गया। तो दूरी कितनी हुई इसकी, 2h। विस्थापन कितना हुआ, 0। तो चलिए ये दूरी और विस्थापन आपने समझ लिया है। अब थोड़ा सा आप इसके कंटेंट को लिख भी ले तो आसानी से समझ जाएंगे, और इसमें प्रश्न है और संबंध भी बताए जाते हैं कि कौन सा संबंध विकल्प सही है। तो चलिए हम कहते हैं सबसे पहले दूरी क्या होती है, दूरी के बारे में देखते हैं। दूरी क्या है, तो यहां पे दूरी होती है किसी, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस है दूरी, तो हम कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की, पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग, मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दूरी कहते हैं। यह आप समझ गए होंगे, दूरी कहते हैं। तो हम यहां पे मान लीजिए, यहां सपोज कीजिए इस प्रकार का एक है अवरोधक बना हुआ है, और एक व्यक्ति यहां से चलता है, और यहां से इस प्रकार से यहां पे चलने का प्रयास करता है, और यहां पहुंच गया। और यहां पे ये कह रहा है इसका जो मान है वो है 10 मीटर, और इसका मान है यहां तक 5 मीटर, और इसका मान है 5 मीटर, और इसका मान है 10 मीटर। बताओ दूरी कितनी तय की, तो इस व्यक्ति ने कुल मार्ग कितना तय किया था, 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 10 कितने हुए, 30 हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि आपको गणित आती है या नहीं आती है, तो एक बार आप मेरे पे विश्वास न करें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। 30 नहीं होंगे, कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20। 20 में से आप 10 जोड़ोगे तो कितने हो गए, यानी इसकी दूरी आ गई 30 मीटर। तो यह आप समझ गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, और इसको डिस्टेंस भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको डी भी कहते हैं। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए यहां पर आप अब मुझे बताइए, दूरी के बारे में हम देखते हैं। तो यहां यदि यह कहा जाए एक वस्तु किसी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, यानी यहां से यह चक्कर लगाती है, और इसने एक पूरा चक्कर पूरा कर लिया। क्या चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। तो बताओ इसकी दूरी का मान कितना होगा। आप कहोगे मान दिया ही नहीं है। प्यारे बच्चों, इस वर्त की जो परिधि होती है वही तो दूरी होती है, इसका मान होगा 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर होगा। और यदि हमें कहा जाए, बताइए यहां पर एक वर्त है, वर्ताकार पथ पर एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, और यहां बीचों बीच क्या कर जाता है, यहां से प्रारंभ करता है, यहां पे थक जाता है और नीचे पड़ जाता है। बताओ इसकी दूरी कितनी होगी। तो डेफिनेट है, पूरी चक्कर, पूरी परिधि कितनी होती है प्यारे बच्चों, पूरी परिधि होती है इसकी 2 पाई आर।
लेकिन इसने आधा चक्कर लगाया है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास में आंसर आएगा पाई आर। तो इस व्यक्ति ने ए से बी तक कितनी दूरी तय की, वो हमारा आंसर होगा पाई आर होगा। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी पथ पर जो है, पथ में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो चलिए अब हम विस्थापन लिखते हैं। विस्थापन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। विस्थापन, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विस्थापन। क्या है? विस्थापन होगा। विस्थापन को प्यारे बच्चों किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। विस्थापन होता है दूरी का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चलिए यह लाइन आपके समझ में आ गई होगी कि विस्थापन क्या है? दूरी का न्यूनतम मान ही विस्थापन है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तो अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, यह है क्या, कैसे विस्थापन निकालेंगे। तो चलिए यहां पर हम एक जो डायग्राम बना के समझाते हैं आपको। ये त्रिभुज है। एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से यहां तक आ जाता है और यह है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर है। और यह भी मान क्या है? 10 मीटर। और यह इसका ए स्थान है और यह इसका क्या है? बी स्थान है। व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुंच गया। बताओ इसकी दूरी कितनी हुई? तो बताइए इसकी दूरी कितनी हुई? दूरी इसकी हो गई 10 + 10 = 20 मीटर। कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। अब हम कहे विस्थापन क्या होगा, तो आप खुद बताओ इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालोगे? आप क्या इसको ए से लेके आओगे? ए से लेके आओगे तो बेचारा ऐसे ही आ जाता, ऐसे चक्कर काट के क्यों आता? तो इसकी न्यूनतम दूरी का मान कैसे निकालोगे? इनके बीच में ये देखो, ये न्यूनतम दूरी आ गई। इसका मतलब हम कहेंगे ये जो मान होता है हम कह सकते हैं ये विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। अब आपको कहा जाए बताओ विस्थापन का मान कितना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि यह हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय बन गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में है, यहाँ पर मान लीजिए ये हम कह सकते हैं सी, इसको मान लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास में आ गया। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यह हमारे पास में मान आ गया। तो हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 100 + 100। 100 + 100 कितने होंगे? 400 होंगे या 200 होंगे? 200 होंगे। 100 + 100 कितने होंगे? 200 होंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर होता है 200। ये तो मेरे पास ए बी स्क्वायर का मान आया है, मुझे तो चाहिए ए बी का मान। तो मैं क्या करूंगा? इसका रूट लूंगा। तो मेरे पास में इसका भी क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब आप आगे इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ए बी बराबर मेरे पास में आता है 2 × 100 और आप मानते हैं कि जैसे सपोज कीजिए 4 है तो इसका क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं √4 का मान होता है 2। क्यों होता है? 2 × 2 बराबर होता है 2। यानी इसके समान गुणनखंड की दो राशियों में से एक राशि को बाहर उठा के ले लेते हैं तो ये सोल्व हो जाता है। अब हम कहेंगे इसका सोल्व कैसे करें? तो देखिए आप खुद कह सकते हो 10 × 10 बराबर क्या होता है? 100 होता है। तो इसका मतलब इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ए बी का मान मेरे पास में आ जाएगा √2 और यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिखे तो अच्छे से ये इस प्रकार से होता है। तो अब हम कहें आगे, मान लीजिए √2 का मान आपको पूछे तो 1.4 होता है। कितना होता है? 1.
जो है 4 होगा। तो इस हिसाब से आपके पास में यह भी आंसर आ सकता है, आप कह सकते हो 10√2 है वो विस्थापन का मान होगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इसके विस्थापन का मान बताइए। तो चलिए विस्थापन आपने समझ लिया, अब आपको एक नेक्स्ट में प्रश्न दे रहा हूं, उसके विस्थापन का मान आपको बताना है कितना होता है। तो चलिए यहां पर आपको विस्थापन का इसका मान बताना है। क्या होता है, एक हमारे पास में वर्ताकार पथ है, एक व्यक्ति यहां से प्रारंभ करता है और यहीं पहुंच जाता है। ये ए और बी बिंदु इसके पास में ही है। कहते हैं कि एक वर्ताकार पथ पर एक व्यक्ति प्रारंभ करता है और वापस यहीं पे पहुंच जाता है। विस्थापन कितना होगा बताओ, देखें विस्थापन कितना होगा प्यारे बच्चों, विस्थापन होगा 0। यह बहुत बार कंपटीशन के अंदर प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए अब हमें कहा जाता है एक व्यक्ति यहाँ पे क्या होता है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। देखिए ये वर्त के कितने भाग हो गए, 4। यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां पे पहुंच जाता है, यानी कहां पहुंच जाता है, मान लीजिए यहां पे पहुंच जाता है। तो विस्थापन का मान कितना होगा, यानी आधा वर्त इसने तय किया है, तो क्या होगा, विस्थापन का मान होगा पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर होगा। तो यह इसको समझने का प्रयास करें, यहां पहुंचता है तो 2 पाई आर में आप 4 का भाग लगा दोगे। यहां पे पहुंचता है यानी ये व्यक्ति यहां पहुंचता है तो आप 2 पाई आर में किसका भाग लगा दोगे, 3 का भाग लगा दोगे। तो यहां पे आपने समझा, यानी कितने का भाग लगेगा, यहां पर यदि ये पहुंचता है 4 का, यहां पे पहुंचता है तो 2 का हमारे पास में भाग हो जाएगा और ये 3 खंड को पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से आप इसके क्या है मान निकाल सकते हो। तो चलिए यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, वापस हाथ में आ जाती है, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 0। यह भी आप समझ ले, विस्थापन होता है 0। तो दूरी का न्यूनतम मान विस्थापन कहलाता है और दूरी का जो मार्ग में तय किया गया जो मार्ग की लंबाई है, पथ की लंबाई है, वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न आता है कंपटीशन में, वो आता है विस्थापन व दूरी में संबंध। यह प्रश्न पूछा जाता है, विस्थापन और दूरी में क्या संबंध है। बाकी की फालतू लाइनों को वो हटा देता है, क्या है किसको है, परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछता है। तो विस्थापन को तो प्यारे बच्चों एस से दर्शाते हैं और दूरी को दर्शाते हैं डी से। तो एक बात आप याद रखना, दूरी का मान क्या होता है, हमेशा विस्थापन से अधिक होता है या बराबर हो सकता है। अब आपको कहे बराबर कब होगा, बराबर तब होगा प्यारे बच्चों जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करे और यहां आके रुक जाए, यानी सीधी सरल रेखा में गति करे बिना मुड़े डुले, तो विस्थापन और दूरी का मान बराबर होगा। ये यहां से चलना प्रारंभ किए एक सीधी सरल रेखा में, तो 10 मीटर ही इसकी दूरी होगी और 10 मीटर ही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो पहला कंटेंट आप याद रखें, दूरी का मान विस्थापन से अधिक व विस्थापन के बराबर हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकता है। यानी दूरी का मान विस्थापन से अधिक होता है और विस्थापन के बराबर हो सकता है, ये लाइन आप याद रखें। लेकिन यह आप याद रखें, विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, दूरी से अधिक नहीं होता। यह लाइन बहुत बार कंपटीशन में आ चुकी है। सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो ध्यान रखना, दूरी का मान विस्थापन से अधिक होता है, सही है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, सही है। दूरी का मान विस्थापन से कम होगा, कथन गलत है। विस्थापन का मान सरल रेखीय गति में दूरी के बराबर हो सकता है, सही है। विस्थापन का मान हमेशा दूरी से कम होता है, यानी तो हम कह सकते हैं ये कथन भी सामान्यतः सही माना जाता है, लेकिन दूरी का मान विस्थापन से कम होगा, यह बिल्कुल भी असत्य कथन है। तो इनमें से आप छांटने का प्रयास करें तो यह लाइन आप उतार लें, यह आपके लिए रामबाण का काम करेगी। चलिए अब परीक्षा में क्या करता है, वो लैंग्वेज नहीं देकर एक संबंध दे देता है, उस संबंध को हम समझते हैं। यह संबंध क्या होता है, यहाँ पे है कि डी का मान हमेशा किससे ज्यादा होगा, एस से ज्यादा होगा, डी का मान,
और बराबर भी हो सकता है। यह संबंध आप नोट कर लें, एग्जाम में कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न आता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूरी का मान यहां पे हम लिख सकते हैं विस्थापन, और फिर यहां पे यह बराबर का चिन्ह भी कर सकते हैं, यह सत्य है। तो अब देखिए यह हमारे पास में क्या है, विकल्प दिया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसा संबंध आता है। कभी आपको कहे डी बराबर एस, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करे, सीधी सरल रेखा में गति करे बिना हिले डुले, तब यह कंडीशन में हो सकता है। लेकिन विस्थापन का मान कभी भी आपको कहे कि डी, और क्या यह हो सकता है, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। चलिए यहां पर आपने यह देख लिया। अब हम देखते हैं क्या होता है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता, यानी दूरी का मान जो है, दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, यह ध्यान रखें। लेकिन विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, यह भी ध्यान रखें। यानी विस्थापन का मान शून्य हो भी सकता है, और लेकिन दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता, यह आप याद रखें लाइन। फिर हम कह सकते हैं विस्थापन का मान, विस्थापन का मान जो है प्यारे बच्चों, वो धनात्मक व ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है। यानी विस्थापन का मान है वो धनात्मक व ऋणात्मक होता है, लेकिन दूरी का मान सदैव क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यह भी आप ध्यान रखें, सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आप कहो ऐसे क्या हो सकता है, विस्थापन का मान धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होता है। तो चलिए इसका भी हम आगे वेग वाले कंसेप्ट में क्लियर करेंगे। जैसे निर्देश तंत्र है, यहाँ पर हमें पता है ये माइनस में संख्या है, इधर प्लस में संख्या होती है। जब कोई वस्तु इधर विस्थापित करे तो प्लस, और इधर करे तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी विस्थापन का मान क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि विस्थापन का संबंध अभी आगे हम देखेंगे वेग से भी होता है और त्वरण से भी होता है, इसमें हम आसानी से समझ जाएंगे। तो आपने देखा दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं होता है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन का मान हमेशा दूरी से कम होता है, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह आप अपने दिमाग में फीड कर ले। चलिए विस्थापन आपने पढ़ लिया, अब हम समझते हैं चाल क्या होती है। किसके बारे में समझेंगे, चाल। चाल का मतलब होता है स्पीड। चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चलिए आप परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु या कहीं कहीं पिंड भी लिखा हुआ मिलता है, पिंड की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यह ध्यान रखें, चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में, एक निश्चित समय में जो वस्तु दूरी तय करती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और हमें यह भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वस्तु है वो उसकी चाल यानी समय के साथ उसकी दूरी क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे आप खुद देखते हो, कोई रामदेवरा यानी कोई यात्रा में जाता है, पहले तो वो गांव से रवाना होता है, विद कॉन्फिडेंस के साथ में रवाना होता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलता है उसको पता चल जाता है हमारा शरीर कैसे काम करता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, गैप लेना प्रारंभ हो जाता है, थोड़ा चलता है और कहता है थक गया रे पानी लेके आओ, आगे चलता है, फिर यहाँ पे चलता है वो और थक जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी स्पीड में क्या होती है, कमी आती जाती है, दूरी यानी समय तो वही लग रहा है, लेकिन मार्ग में तय की गई दूरी के मान में क्या होती है, धीरे धीरे कमी आती है। तो चलिए हम इसको कह सकते हैं, जब भी कोई हम चाल ज्ञात करते हैं तो वो करते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का मतलब होता है औसत दूरी
यानी हम कह सकते हैं कुल दूरी बट्टा समय, यानी दूरी में लगा समय। यहां पे हम कह सकते हैं, चलिए औसत चाल ये होती है, कोई भी वस्तु की हम क्या ज्ञात करते हैं, औसत चाल ज्ञात करते हैं। अब आप कहेंगे ये है क्या, तो चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है, इधर इसकी दूरी है 10 मीटर और इसकी दूरी भी है प्यारे बच्चों 10 मीटर। यह लेता है, इसमें 20 सेकंड लेता है और यह इसमें लेता है 30 सेकंड लेता है। कितनी लेता है, 30 सेकंड। अब हमें कहे बताओ औसत चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे दूरी मेरे पास में क्या है, d1 प्लस d2 बट्टा t1 प्लस t2। यह मेरे पास में औसत चाल ज्ञात होती है। तो d1 का मान है 10, d2 का मान है 10, t1 का मान है 20, इसका मान है 20। तो 20 बट्टा 40 हमारे पास में आ जाएगा। इसकी जब हम कांटा छांटी करेंगे तो ये अपने आप कट जाएगा और 2 में 4 का भाग देंगे तो मेरे पास में 1 बट्टा 2 0.5 हमारे पास में क्या आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अभी हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि आगे इसकी चाल का मात्रक क्या होता है, ये इसका मात्रक होता है। तो आप समझ गए होंगे किसी भी जो वस्तु की जो चाल ज्ञात की जाती है वो हमेशा औसत चाल ज्ञात होती है। तो चलिए चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय। अब हमें कहा जाता है समान चाल और एक होती है असमान चाल। यानी हम समझने का प्रयास करते हैं, चाल है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है समान चाल। ये सब इसी प्रकार चलेंगे, समान वेग असमान वेग, समान त्वरण असमान त्वरण, समान चाल और असमान चाल। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। समान चाल आप खुद समझ गए प्यारी बच्चों, जब कोई वस्तु समान समय में समान अंतराल समान दूरी तय करती है, इसका मतलब क्या होगा, समान समय में वस्तु समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे। अभी हम इसको समझेंगे और यहां पे हम कह सकते हैं ये क्या होती है, समान समय में असमान दूरी तय करें, तो यह कहलाती है असमान चाल कहलाती है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। समान समय में वस्तु समान दूरी तय करती है उसे समान चाल कहते हैं। असमान चाल में समान समय में असमान दूरी तय करती है। अब हम इसको एक ही उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं और आप खुद बता देंगे ये तो चाल समान है, ये असमान है। तो चलिए यहां हमारे पास में एक इस प्रकार से एक लाइन है और यहां पे हम कह सकते हैं, यानी यहां हम ले रहे हैं 10 सेकंड और यहां पर ले रहे हैं 10 सेकंड, यहां पर ले रहे हैं 10 सेकंड। तो यह इनके बीच में है और यह है 10 मीटर। यहां पे जो दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर, यानी यहां कर रहा है वो आगे 20 मीटर और यह 30 मीटर। तो बताओ आप खुद कह सकते हो कि इसने 10 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर वो 10 सेकंड में और 10 मीटर चलता है। कारण क्या है, इनके बीच की दूरी हम कहें यहां पर लगा सकते हैं, ये बोर्ड लगा है 10 मीटर का, ये 20 मीटर का और ये 30 मीटर का लगा है। और अब आप आसानी से समझ गए होंगे, यह व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, 10 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और चलता है। आप कहोगे 20 लिखा है, 20 में से खुद आप 10 घटा लेना, ये 10 उत्तर आ जाएंगे। फिर 30 में से 20 घटाते हो 10 आते हैं, ये तो दुनिया का नियम है। तो चलिए यहां पर हम कह सकते हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं ये कौन सी चाल है प्यारे बच्चों, यह है समान चाल। कौन सी है, समान चाल है। समान चाल का मतलब है समान समय में समान दूरी तय करता है, तो वो समान चाल होती है। अब हम इसी एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे हमारे पास में है ये 10 सेकंड, यह है 10 सेकंड, यह है 10 सेकंड। यहां पर ये चलता है 10 मीटर, यहां पर चलता है ये 8 मीटर और यहां पर चलता है ये 7 मीटर। आप कहोगे क्यों भाई, चलने वाले को खुद को पता है जैसे जैसे समय गुजरेगा और जैसे जैसे चलता है तो वो खुद जानता है, थकेगा मेरे कहने से नहीं होगा कि यहाँ पे ये पहले 10 मीटर चला और अब ये चलेगा 12 मीटर। ध्यान रखना, जब कभी भी वो चलता है ना
तो उसकी आगे जो दूरी है वो कम होती जाती है। कभी आप भी कहीं यात्रा पे जाके देखना, 300-400 किलोमीटर, आप खुद बता दोगे सर ने सही बताया था, जैसे जैसे चलते हैं तो हमें खुद को पता चल जाता है कि अब हमें योगा और व्यायाम करना चाहिए। तो हमें जो जून का महीना योगा के दिन 21 जून को विश्व योगा दिवस है उसको अपनाना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सही कहा था। तो चलिए हम यहां पर समझते हैं क्या होता है। तो आप खुद बताओ, समान समय है ना, लेकिन ये पहले तो 10 मीटर चलता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ दे देता है 18 मीटर, 18 में यहाँ पे मान लेता है ये दे देता है 22 मीटर। तो अब आप खुद बताओ, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये असमान चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असमान चाल हो जाएगी। तो यह इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कहते हैं कि ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाएं, और यही महत्वपूर्ण होता है। ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ देखकर आपको पूछा जाएगा कि यह समान चाल है या असमान चाल है। तो हम कहेंगे चाल का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन, ग्राफ द्वारा प्रदर्शन यानी ग्राफ द्वारा इसको शो किया जाएगा। तो चलिए मैं आपके पास में ग्राफ बना देता हूं, फिर हम सभी चीज को समझेंगे। अब आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, मैं कहता हूं फिजिक्स के आप सभी ग्राफ आसानी से समझ जाओगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो चलिए यहां पर हम पहले इस कच्चे ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। यह है क्या, राशियां इसमें अलग अलग हो सकती है। तो ध्यान रखें, यहां पर मैं दे रहा हूं x और यहां पे लिख रहा हूं y। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास में कोई एक रेखा होती है तो ये रेखा इसको दर्शाती है ढाल को। ढाल आप जानते हो ना, हम जब छोटे थे तब क्या करते थे, तिसड़ बट्टी पे तिसड़ते थे, वही ढाल ही तो है उसकी। तो यहाँ पे आपको कहे बताओ, एक तो ये तिसड़ बट्टी है, एक ये तिसड़ बट्टी है, किसकी ढाल ज्यादा होगी? आप कहोगे सर इसमें मजा जल्दी आएगा, कहेंगे कैसे, बैठे और तुरंत आ गए। इसीलिए तो हम कहते हैं ये ढाल है। और ये किसको दर्शाती है? ढाल को दर्शाती है, रटने की जरूरत है नहीं। तो ध्यान रखना, जो ग्राफ ऐसे आए ना, ऐसा जैसे जितना ज्यादा ऊंचा आएगा उसका चाहे चाल हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो, चाहे प्रतिरोध हो, सब उसका ज्यादा आता है यदि दो का कंपैरिजन पूछा जाता है। पहला तो आप ये समझ गए। मान लीजिए मैं आपको ऐसे ग्राफ देता हूं, इस प्रकार से यह दे दिया, आपको कहता हूं प्रतिरोध R1, R2, R3, बताओ किसका मान ज्यादा है? तो आप कहोगे जिसका ढाल ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। जैसे ही मैं यहां रखूंगा, बताओ कौन सा यहां से गुड़क के पहले आएगा, ये तुरंत आ जाएगा, इसको टाइम लगेगा, ये बेचारा लुढ़कता लुढ़कता आएगा, लुढ़कता लुढ़कता आएगा, हो सकता है इसके कपड़े भी फट जाए, वो अगला जाने, अगले का काम जाने, लेकिन हमारा काम होता है इसका मान बताना। तो जिसका ढाल जितना ज्यादा तीव्र होता है उसका मान उतना ही ज्यादा होता है। पहले तो आप ये समझ लेना। देखो कोई भी कंपटीशन में आपने पहला प्रश्न तो इसको देखते ही बता दिया, जो जितना झुका होगा उसका मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, ग्राफ देख के डायरेक्ट पूछ लेता है किसका मान ज्यादा है। तो चलिए ये ढाल, और इस ढाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप भी कहते हैं, और ये एसएलओपी स्लोप भी कहते हैं। और इसको प्यारे बच्चों एक ध्यान रखना, ढाल को टेन थीटा के द्वारा भी दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ढाल को टेन थीटा के द्वारा। ये तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो ढाल को स्लोप भी कहते हैं और ढाल को टेन थीटा के रूप में भी दर्शाया जाता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, थोड़े से आप दिमाग में याद रखना। अब देखो क्यों होता है टेन थीटा, आपने गणित में पढ़ा हुआ होगा, टेन आपको सर पढ़ाते हैं, टेन क्या होता है। टेन का मतलब ऐसे मत समझ लेना आप फेन हो गए हैं, पढ़ोगे तब अपने आप फेन हो जाओगे। टेन का मतलब हम कहते हैं क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम टेन को समझने का प्रयास करते हैं। तो टेन को समझने का प्रयास इस प्रकार से करेंगे, इस एक को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आधार। क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। यहाँ पे ये ए, टेन खुद कह रहा है ए मेरे नीचे ले जाओ, तो मैं आधार लिख देना, और ऊपर जब जाएगा तो ये एन जाएगा, और एन को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी लंब का मतलब होता है, एन का मतलब हम कह सकते हैं नकटा। क्या कहते हैं?
नकटा कहते हैं, और नकटा हमेशा उछल कूद करता है, तभी तो कहते हैं छोटे थे हम क्या कहते थे, तू तो नकटो है। तो इसका मतलब नकटा का मतलब एन का मतलब वो लंबा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये खुद कह रहा है ए मुझे नीचे ले जाओ, आधार लिख दो, और एन मतलब मैं नकटा हूं, मैं लंबा हूं, उछल कूद करता था, तो मैं ऊपर ही रहूंगा, तो ये लंब हो गया। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर मेरे पास में होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। बताओ आप भूलोगे क्या कभी इस ट्रिक को, तो ये दिमाग में ध्यान रखना। अब मुझे आप खुद बताओ यहां पर इस ग्राफ में लंब क्या है, लंब क्या है, आधार का मतलब होता है नीचे वाला पेंदा, और इसका पेंदा क्या है, आधार का मतलब होता है पेंदा, तो इसका पेंदा क्या है, वाई, यानी वाई, बिल्कुल वाई है। लंब क्या है, लंबा, यानी ये है, तो ये हो गया अक्ष। तो इसका मतलब मेरे पास में जो टेन थीटा आया प्यारे बच्चों, वो क्या आया, टेन थीटा आ गया अक्ष बट्टा वाई। यह ध्यान रखना। और टेन थीटा किसको दर्शाता है, ढाल को दर्शाता है, यह आप समझ जाना। अब बताओ मुझे, मैं आपके पास में एक समीकरण दे रहा हूं, यह ढाल किसको दर्शाएगा, तो चलिए ढाल किसको दर्शाता है पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास में है अक्ष बट्टा वाई बराबर एल, क्या दिया है, एल। अब ये एल अपने देखो, अक्ष क्या है, अक्ष ऊपर दिया है, ये लंब है, वाई क्या दिया है, नीचे दिया है, ये आधार है। तो हमने अभी कहा था लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ऐसा ही समीकरण बना, तो हम कह सकते हैं अक्ष बट्टा वाई मेरे पास में जो एल दिया है, ये एल किसको दर्शाएगा, टेन थीटा को दर्शाएगा, और टेन थीटा अपने आप में क्या है, ढाल है। तो प्यारे बच्चों ये एल किसको दर्शाता है, ढाल को दर्शाता है। ये दिमाग में अपने फिट हुआ या नहीं हुआ, चलिए हम इसको आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। अब आप खुद बताना देखें कि ढाल किसको दर्शाता है। तो यहां पे मैं यहां कह रहा हूं क्यू बट्टा एम, क्यू बट्टा पी बराबर एम। यह आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है गणित में, और अगले ने एक ग्राफ इस प्रकार से खींच दिया, और ये कह रहा है ये मेरे पास Q का मान है, ये P का मान है। बताइए प्यारे बच्चों ये ढाल किसको दर्शाएगा, ढाल किसको दर्शाएगा, आप देखते ही बता दोगे। ढाल किसको दर्शाएगा, M को दर्शाएगा। इसका मतलब ढाल M को दर्शाता है, और ये ढाल ही क्या होता है, टेन थीटा होता है। यह समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम एक ओम का नियम पढ़ते हैं, उसमें आपका क्लियर कंसेप्ट कर देते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम अभी इसी से संबंधित हम प्रश्न है जो ग्राफ पूरा रेडी करेंगे। प्यारे बच्चों ओम का नियम क्या होता है, एक आपके पास में एक पानी की टंकी है, ये ध्यान रखना, पानी की टंकी होती है, और यह इसका क्या होता है, लेवल होता है। टंकी का आप जानते हो लेवल होता है, इसके अंदर आप क्या प्रवाहित करते हो, यानी जल प्रवाहित करते हो। तो जैसे अब आप खुद बताओ, टंकी के पानी में जैसे ही पाइप में जल जैसे जैसे आएगा तो V का मान बढ़ेगा या घटेगा, यानी इसका लेवल बढ़ेगा या घटेगा। आप कहोगे सर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा, क्योंकि टंकी आपकी फूटी हुई नहीं है, तो चलिए बढ़ेगा। तो अब हम कहते हैं ये है क्या प्यारे बच्चों, ये तो है मेरे पास विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, और यहां पे ये मेरे पास में क्या है, विभवांतर, विभवांतर, यानी ये V है और ये I है। जैसे जैसे I का मान बढ़ता है तो हम कहते हैं V का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये तो नॉर्मल बात है। जैसे जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम कहते हैं जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा तो इसमें टंकी में यानी जल का मान बढ़ेगा तो लेवल भी बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा। ये तो हमने कंसेप्ट से समझ लिया। अब ओम का नियम क्या है, एक आप पर्सन देखते हो, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, बताओ यह आपने कई बार देखा है, यही अपने आप में ओम का नियम है। कहोगे कैसे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। इस पी पर्सन जब हमें पता चल गया ये मोस्ट होता है, तो आप देखते हो उस पर्सन के आप हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो और बेचारे के पीछे पड़ते हो, उसकी टांग खींचते हो। तो बताओ V I R बना। अब आप क्या करोगे, यहां पे बराबर लगा दोगे, तो V बराबर होता है IR। यही क्या होता है, ओम का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा V बराबर IR। चलिए अब आप कहोगे इसका संबंध किससे है, बिल्कुल इसका संबंध किससे है, ग्राफ से है। कैसे है, ग्राफ से हम बना के बताते हैं। आपको चाहिए R का मान, आप क्या करोगे बताओ, R का मान चाहिए तो इस I को बट्टे में ले जाओगे ना, V बट्टा I बराबर क्या करोगे,
आर करोगे, वही बन गया हमारे पास में टेन थीटा वाला। देखो समीकरण हमने निकाल के ले आए, ये मेरे पास में क्या है, लंब है, और ये मेरे पास में क्या है, आधार है, और ये मेरे पास में क्या है, टेन थीटा है। तो बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। तो यहां पे मैं V खींचता हूं या I खींचता हूं, तो ये सीधी सरल रेखा में जो ढाल होता है वो किसको दर्शाएगा, R को दर्शाएगा। बताओ यहां पर जैसे ही आपने चाल अभी स्टार्ट ही नहीं की है, इससे पहले ही आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। क्यों कर लिए हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आता था। हमारा काम तो इतना ही है, आपको जो आ रहा है उसको बाहर निकालना, और जैसे ही आपके अंतर्मन की ज्वाला जाग जाएगी तो आप इतिहास खुद रच दोगे, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भावनाएं हैं और आपके मन में जो साहस है उसको बस एक बार बाहर लाना है, और आगे का काम आप खुद कर दोगे। ये तो कंपटीशन क्या है, आपको कहे कि जीतने के बाद में यदि आपका आत्मविश्वास जगा दे तो आपको किला फतेह करना है, जैसा हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा था, फौजी भाइयों ने क्या शानदार लठबाजी की थी। तो चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ढाल। तो ढाल आपने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, क्या है, आर का है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं चाल की। तो यहां पर आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ढाल जब भी कहें टेन थीटा, ढाल को स्लोप कहा जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा यानी लंब बट्टा आधार होता है, और जो ग्राफ में जो मान होगा वो टेन थीटा को ही दर्शाएगा। अब हम कह सकते हैं समान चाल, समान चाल, समान चाल। देखो समान चाल का मतलब हम कह सकते हैं, और यह भी हमें पता है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चलिए यहां आपने ये सीखा, तो दूरी बट्टा समय, तो हमने परिभाषा लिखी, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है वो समान चाल है। तो यहां पे हमें कहा जाए कि आपको चाल निकालनी है प्यारे बच्चों। देखो वो का वही मैच बन गया, चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय, बन गया ना वो का वही समीकरण। अभी मैंने कहा था, मानो इसको m मान लिया, इसको x और इसको y मान लिया, वो का वही समीकरण बन गया। ये तो हमारे पास, अर्थात चाल अब टेन थीटा होगी, ढाल को दर्शाएगी। दूरी इधर लेनी है या इधर लेनी है, दूरी लेनी है इधर, और समय किधर लेना है, इधर लेना है। ध्यान रखना समय कभी भी अनंत नहीं होता है, इसीलिए इसको नीचे ही लिया जाता है। चाहे कोई भी ग्राफ खींचे, समय हमेशा नीचे ही लिया जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, अर्थात समय का मान कभी भी शून्य नहीं होता, इसलिए इसको नीचे ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूरी और यहाँ पे लिखूंगा समय। जब समान चाल की बात आती है तो दूरी और समय के मध्य एक सीधी सरल रेखा आती है। ध्यान रखना, इसमें हम कह सकते हैं ग्राफ में दूरी व समय के मध्य एक सीधी सरल रेखा आती है। क्या आती है, सीधी सरल रेखा आती है, और यह सीधी सरल रेखा आती है जिसका ढाल चाल को दर्शाता है। यह भी ध्यान रखें, किसको दर्शाता है, चाल को दर्शाता है। अब चलिए हम यहां पे देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारे पास में प्यारे बच्चों ढाल है। अभी हमने कहा ढाल होता है टेन थीटा बराबर होता है चाल। तो यहां पर ये तो आप समझ गए, दूरी व समय के मध्य, नोट कर ले आप, दूरी व समय के मध्य जब भी ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी यानी समान चाल में एक सीधी सरल रेखा आती है जिसका ढाल चाल को दर्शाता है। प्रश्न आता है समान चाल में कैसा ग्राफ आता है, दूरी और समय के मध्य एक सीधी सरल रेखा आती है। चलो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। बस आप इतना एक बार ग्राफ बना ले, फिर हम कहें मान लीजिए समय है यहाँ 10 सेकंड, यहाँ पे है 20 सेकंड, यहाँ है 30 सेकंड, यहाँ है 40 सेकंड। तो यहाँ पे यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ आएंगे 10 सेकंड, इस प्रकार से बनता है ग्राफ। यह देखिए, यह यहाँ पे आता है, यहाँ पे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर, यानी समान समय में वस्तु समान दूरी तय करती है। इसीलिए ये ग्राफ किसको दर्शाता है, समान चाल को दर्शाता है। और ये इनके मध्य जो ढाल आता है वो किसको दर्शाएगा, चाल को, अर्थात दूरी और समय के मध्य जब हम संबंध बताते हैं। तो यह आपने सीख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं असमान चाल में। असमान चाल में
कैसा आता है ग्राफ हमारा? वक्रित आता है, अर्थात कर्व्ड आता है। तो हम कहें असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल का मतलब होता है जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय न करे, तो इसमें प्यारे बच्चों वक्र जो आता है वो हम कहें दूरी व समय के मध्य ग्राफ, दूरी व समय के मध्य ग्राफ वक्रित होता है, वक्रित या परवलयकार, परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार होता है, यह भी ध्यान रखें। वक्रित होता है, मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से कहेंगे। कैसे? तो यहां पे हम कह सकते हैं ये मेरे पास में दूरी है, ये मूल बिंदु होता ही है, ये वाई होता है, ये अक्ष होता है, यहाँ पे समय दिया हुआ होता है। तो जो वक्र का ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है, सीधा नहीं आता है, इस प्रकार से आता है। यानी हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की क्या है, देखिए जिस प्रकार से दूरी है इनमें समय भी क्या है, ज्यादा कम जो लगता है, इस प्रकार से। यानी परवलयकार आता है, वक्रित आता है, ध्यान रखें, मुड़ा हुआ आता है। ढाल हमेशा चाल को दर्शाता है जब दूरी और समय दिया हुआ हो। तो यहां पर आपने समझा समान चाल और असमान चाल। बताओ, देखें अब आप ग्राफ देख के बता देना कि मेरे पास में यहां पे दी हुई है डी डिस्टेंस दूरी, और यहां पे दिया है टी, और यहां पे आपको ग्राफ दे दिया ऐसा। तो बताओ ये कौन सी चाल को दर्शाएगा, समान है या असमान है? यह है असमान। अब आप मुझे बताइए, एक सीधी सरल रेखा आ जाती है तो ये कौन सा होगा? असमान, यानी समान चाल होगा। तो यह ऐसा ग्राफ समान चाल में भी आता है, समान वेग में भी आता है, समान त्वरण में भी आता है। लेकिन यह थोड़ी सी यहाँ राशियां चेंज हो जाती है, पहले आपने चाल के बारे में पढ़ा। तो चलिए यहां पर एक और फैक्ट आप लगा लें, चाल जो है वो एक अदिश राशि है। क्या है प्यारे बच्चों? चाल क्या होती है? चाल इंपोर्टेंट लाइन है ये। चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। आप कहेंगे ये बला कौन सी आ गई? ये एकदम सरल बला है प्यारे बच्चों। एक का मतलब नहीं, नहीं। जैसे आप क्लास में कभी नहीं जाते हैं तो सर क्या लगाते हैं? अब्सेंट लगाते हैं या प्रेजेंट लगाते हैं? आप कहोगे सर तो हाजिरी नहीं लेते। नहीं, बिल्कुल लेते हैं। जब नहीं जाते हो तो अब्सेंट लगाते हैं। और यहां पे देखो, दिश का मतलब होता है दिशा, यानी ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो आप लिख सकते हैं ऐसी राशि, ऐसी राशियां जिनका जिनका केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो यहां पर ये अदिश राशि होती है, केवल उनका मान होगा, उसकी दिशा नहीं होगी। जैसे चाल आती है, हमने कहा 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे चाल का मतलब है कि चलना, यानी हम कहीं किधर भी जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे आप कह के जाते हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आप कहीं पर भी दुकान में सामान लेने टल जाते हैं और पता नहीं अपने मित्रों के पास में गप्पे लगाने में भी मुड़ जाते हैं, तो यह चाल की कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात अदिश राशि है। यह ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण अदिश राशियां भी आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, कौन कौन सी है। एक तो चाल तो होती है अदिश राशि, और एक हम कह सकते हैं चाल के साथ साथ में कार्य भी अदिश राशि होती है, ऊर्जा भी जो होती है वो अदिश राशि होती है। ये जो राशियां होती है वो क्या होती है? अदिश राशियां होती है। यानी चाल, कार्य और ऊर्जा ये क्या है? अदिश राशियां हैं। और यह कार्य और ऊर्जा प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है। एक आवेश भी अदिश राशि है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि होती है। तो चलिए अब हमने इस राशियों को देखा, अब हम देखते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो चलिए आगे जैसे जैसे आएगा हम उसके बारे में भी देखेंगे, सदिश राशि क्या होती है। तो अब चाल का मात्रक पूछा जाता है। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक। तो देखिए चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में, एक सीजीएस पद्धति में, एक एफपीएस पद्धति में।
एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। इसका मतलब छोटा रूप है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम का ग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। इसका फुट होता है, पौंड होता है और सेकंड होता है। लेकिन हम जो मात्रक मानते हैं एमकेएस पद्धति में, एसआई मात्रक वो एमकेएस पद्धति के अनुसार होता है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी यह 1960 में अस्तित्व में आया था, यह भी आप ध्यान रखें। यानी जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में होते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसका छोटा मात्रक होता है यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सब, और इससे भी छोटा होता है फुट, पौंड और सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक हम कह सकते हैं मीटर होता है, और समय का मात्रक हम कह सकते हैं क्या होता है, सेकंड होता है। तो यह मात्रक हो गया। एग्जाम में इसको ध्यान रखना, ये जो बट्टे में राशि होती है इसको प्रति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रति। तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड बोला जाता है, यह ध्यान रखें। प्रति का मतलब अपने आप ही बट्टा लगा देना, तो मीटर बट्टा सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको शॉर्ट में कैसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है जैसे मीटर का मात्रक एम होता है और सेकंड का एस होता है। अब आप खुद बताओ, जब नीचे वाली राशि ऊपर जाएगी, प्लस में है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस में होगी। तो चाल का मात्रक एक ध्यान रखना, इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है, मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होता है, या हम इसका मीटर सेकंड -1 होता है। यह आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, चाल का मात्रक और वेग का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको प्रति मैंने बता दिया, जो बट्टा है उसको प्रति बोला जाता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यह हमारे पास में होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज में ना होइए, मीटर को एम और सेकंड को एस, क्योंकि ये पद्धति हम जो है वो एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति में ये होता है। और इसके बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे हम किलोमीटर प्रति सेकंड भी इसको कहा जाता है, या घंटा भी कहा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं इसका जो बड़े मात्रक है वो किलोमीटर, मीटर का बड़ा किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। यह क्या होती है, जो बड़ी मशीनें होती है उनमें ये काम आते हैं। यदि पूछे कि चाल का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एसआई में मात्रक पूछे तो यह प्रायोरिटी दी जाती है मीटर प्रति सेकंड को। तो चलिए, चाल आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वेग के बारे में। वेग, वेग के बारे में एक हमें कहा जाता है प्यारे बच्चों यहां पर कि नियत चाल, यानी हमें कहा जाता है कि यहां पर यानी वेग। अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। चलिए, वेग क्या है, वेग का संकेत v होता है, वेलोसिटी इसको कहा जाता है। और वेग हमने देखा क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी क्या कहलाती है, एक निश्चित दिशा में। यहां पे एक वर्ड बोला जाता है, यानी एक निश्चित उसकी दिशा होगी तो वो क्या कहलाएगी, हम कहेंगे एक एकांक समय में, एकांक समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गया विस्थापन, विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यह ध्यान रखें, किया गया एकांक समय में निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी एक निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु की जो चाल होती है, यानी वही उस वस्तु का वेग कहलाती है। लेकिन चाल के पहले एक शब्द आता है निश्चित दिशा, इसकी क्या होती है, एक दिशा होती है। इसका मतलब वेग एक सदिश राशि है, तो हम यहां कह सकते हैं वेग का सूत्र मेरे पास विस्थापन का ये आएगा, यानी दिशा है तो ये डायरेक्शन बनेगी और समय होगा t। और वेग एक सदिश राशि है, तो इसका समीकरण इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, v इसके ऊपर जो ये लगा हुआ होता है ये डंडी, ये दर्शाती है सदिश को। ध्यान रखना, ये सदिश को दर्शाती है। इसका ये भाग कहलाता है टेल और ये वाला भाग कहलाता है हेड कहलाता है। जब आप 11th में फिजिक्स पढ़ोगे तो सदिश के बारे में जान जाओगे। तो यह यहां से यहां तक होती है, यह इसका सही मान है लिखने का, वेग है वो विस्थापन बट्टा समय होता है। तो चलिए, आपने यहां पे समझा कि वेग है वो क्या है।
तो चलिए अब हम इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। इसका मात्रक, मात्रक सेम होता है प्यारे बच्चों। मात्रक हमारे पास में क्या होगा, अभी हमने कहा विस्थापन बट्टा समय, क्या कहा, विस्थापन बट्टा समय कहा। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर, और यहां पे इसको मैं कहूंगा प्रति, और यहाँ पे समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। चलिए इस चाल और विस्थापन वेग का मात्रक सेम होता है मीटर प्रति सेकंड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी मैंने लिखा था मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए वेग और चाल में क्या समानता है, इन दोनों के मात्रक ही क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी ये है मीटर सेकंड माइनस 1। अब हमें कहे असमानता क्या है, तो पहला तो होता है चाल बराबर तो होती है दूरी बट्टा समय, और वेग होता है विस्थापन बट्टा समय, यह एक अंतर हो गया। एक चाल जो है वो अदिश राशि है, और वेग क्या होती है प्यारे बच्चों, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, अर्थात ऐसी राशि जिनका मान जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, क्या हो, दिशा भी हो, यह कहलाती है, यानी सदिश राशि कहलाती है। तो हमारे पास में वेग क्या होगी, सदिश राशि होगी, यानी इसकी दिशा तो होती है, परिमाण तो होता ही है। जैसे हम कहें अभी आंसर निकालते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, ये परिमाण है, लेकिन इसकी एक दिशा भी होती है। तो ऐसी राशि जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा हो वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब चलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विस्थापन और समय में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास में जो ढाल आता है वो किसको दर्शाता है, वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में है विस्थापन और यहाँ पे हमारे पास में है समय। विस्थापन और समय में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास में जो ढाल आता है वो क्या कहलाता है, वेग को दर्शाता है। ढाल किसको दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। ढाल होता है टेन थीटा। तो चलिए अभी हमने कहा वेग बराबर होता है हमारे पास में विस्थापन और बट्टा समय, और विस्थापन को प्यारे बच्चों एस कहा जाता है और समय को टी कहा जाता है। और एग्जाम में आपको पूरा प्रश्न नहीं मिलेगा, एस मिलेगा और समय टी मिलेगा। तो बताइए वही बन गया ना हमारे पास में, विस्थापन एक्स, समय वाई, वेग बन गया एम। तो यहाँ पे यह हमारे पास में क्या बन गया, टेन थीटा। तो यहाँ पे वेग किसको दर्शाता है, ढाल को दर्शाता है। ये एक समान वेग है, क्योंकि वस्तु समान समय में समान विस्थापन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, समान जो है ये वेग को दर्शाता है। अब यदि हम बात करें जो असमान वेग हमारे पास में ऐसा आता है, प्रवलयाकार वक्र आता है, वक्रित वक्र होता है, यानी यहाँ एस दे दे और यहाँ पे दे दे टी। तो ये हमारे पास में क्या हो गया प्यारे बच्चों, असमान वेग हो गया। तो चलिए आपने आज विस्थापन और वेग के बारे में देखा। अब हम जो नेक्स्ट अध्याय में लेके आएंगे वो लेके आएंगे त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और जो वेग के जो न्यूटन की गति के समीकरण है वो लेके आएंगे। और आपका पाठ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आज समझने का प्रयास किया है। तो आप इनसे संबंधित जो प्रश्न है और भी देखते रहें किताब के अंदर, और जो कंपटीशन वाले हैं वो इसी प्रकार से देखते रहें। तो चलिए अब आपके पास में मैं एक प्रश्न आपको रीजनिंग के लिए यहाँ पे देता हूं। यहाँ पे मैं प्यारे बच्चों एक यहाँ शब्द लिख रहा हूं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आई, और यहां पे लिख रहा हूं वी, और यहां पे यह है मेरे पास ढाल। कमेंट में जरूर लिखें आपके समझ में आ गया है तो। V बराबर आई आर में ढाल किसको दर्शाता है, ये कौन सा नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम में इस चित्र के अनुसार ढाल किसको दर्शाता है, ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। और यह बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। देखते हैं आप दिमाग कितना लगाते हो, इसको मुझे बताना ढाल कितना होता है। और यदि नहीं भी आए तो आपको हम क्या करेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसको लिखने का प्रयास करेंगे, क्या होता है कैसे होता है। तो